अगले कुछ घंटों में या फिर कहें अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष तय करने जा रही है। दरअसल पूर्ववर्ती प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उन्होंने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अपने इस्तीफे का भी एक तरीके से केंद्रीय आलाकमान के सामने प्रस्ताव रखा था। हालांकि केंद्रीय आलाकमान ने इस पूरे मामले को तब तक के लिए लंबित रखा था जबकि नए अध्यक्ष की यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया न पूरी कर ली जाए और इसके लिए आवश्यक था कि कई सारे प्रदेशों में अध्यक्षों का निर्वाचन किया जाए। उत्तर प्रदेश में भी ये प्रक्रिया पिछले काफी दिनों से चल रही है। हालांकि जिला अध्यक्षों की सूची पिछले 3 हफ्ते से लंबित बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक एक जिला अध्यक्ष के लिए इतनी सिफारिशें बीजेपी आलाकमान के पास पहुंची हैं कि उनके लिए चयन करना मुश्किल हो गया है। कई मामलों में पार्टी के नेताओं की शिकायतें भी केंद्रीय आलाकमान तक पहुंची हैं। ये बताया गया है कि नेताओं ने अपने गुट को वरीयता देने के लिए जिला अध्यक्षों की सूची में एक बड़ा फेरबदल किया। ऐसे में सूची पर होल्ड कर दिया गया और पूरे मामले को कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी अब तक सुलझाया नहीं जा सका है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली पहुंचना उनका इसलिए अहम है क्योंकि उनकी मुलाकात आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी और ये मुलाकात उस दौर में बेहद जरूरी है जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में नया अध्यक्ष तय करने जा रही है। अब नए अध्यक्ष के निर्वाचन के कई सारे मापदंड हो सकते हैं। दरअसल बीजेपी को यह तय करना है कि उसको अपना अध्यक्ष ब्राह्मण वर्ग से चुनना है या फिर वैश्य वर्ग से चुनना है, क्योंकि कई बार सियासत में और खास तौर पर 2 बार अगर आप बात करें 2019 से पहले बीजेपी के जो अध्यक्ष थे महेंद्र पांडे, उनकी अध्यक्षता में उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बावजूद पार्टी 65 लोकसभा की सीटें जीतने में कामयाब रही थी। साथ ही गठबंधन भी एनडीए का था और उनके उम्मीदवार भी चुनाव जीते थे। दूसरी तरफ 2014 की अगर बात करें तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो ब्राह्मण चेहरा थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उनके साथ मिलकर के जब पार्टी ने आगे बढ़ाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार थे उस वक्त प्रधानमंत्री पद के, और पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विपक्ष का सुपड़ा लगभग साफ कर दिया और करीब 73 सीटें जीतने में कामयाब रही, बावजूद इसके कि उत्तर प्रदेश में तब समाजवादी पार्टी का शासन था। पार्टी ने 2017 के चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य जो ओबीसी वर्ग के नेता थे, तब फूलपुर के सांसद हुआ करते थे, उनको पार्टी की कमान उत्तर प्रदेश में सौंपी और पार्टी की कमान केशव प्रसाद मौर्य को सौंपने के बाद खास तौर पर ओबीसी वर्ग जो है वो खास तौर पर लामबंद हुआ बीजेपी के पक्ष में और 2017 में एक बड़े बहुमत के साथ बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जीत कर पहुंची। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री तो नहीं बने लेकिन उनको डिप्टी सीएम बनाया गया और पीडब्ल्यूडी का प्रभावशाली विभाग उनको सौंपा गया था। लेकिन फिर वो कड़ी जब आगे बढ़ती है 2022 के चुनाव से ठीक पहले स्वतंत्र देव सिंह जो पार्टी का कुर्मी चेहरा है, कुर्मी समाज से आते हैं, काफी सारी उनकी धाक है, पूर्वांचल के कुछ हिस्से में रहने वाले वो मिर्जापुर के हैं, लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि उन्होंने ज्यादातर बुंदेलखंड के अंदर काम किया, पार्टी संगठन के अंदर लंबे समय तक काम करते रहे, कई बार पार्टी के एमएलसी रहे, उनको दायित्व दिया गया, वो तब मंत्री थे उत्तर प्रदेश की सरकार में, परिवहन मंत्री, उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और वो कामयाब रहे। पार्टी दोबारा सत्ता में लौट करके आई योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और ये पार्टी की बड़ी जीत थी क्योंकि पिछले 30 सालों में कोई उत्तर प्रदेश की सत्ता में, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार रही हो, बहुजन समाज पार्टी की बहुमत की सरकार रही हो, सत्ता में वापस नहीं लौटी थी। और ऐसे में स्वतंत्र देव के नेतृत्व में लौटना पार्टी के लिए कहीं ना कहीं उनका चयन शुभ होना बताता था। तो ये बेहद जरूरी है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ब्रांड हैं, बीजेपी में हिंदुत्व का चेहरा है, स्टार कैंपेनर है वो राष्ट्रीय स्तर पर, उनसे तालमेल हो, जो प्रदेश अध्यक्ष हो उससे तालमेल हो, क्योंकि कार्यकर्ता या तमाम पदाधिकारियों से जुड़ी हुई समस्या, संगठन से जुड़ी हुई समस्या अगर सरकार के साथ समन्वय के साथ नहीं हल होंगी तो कार्यकर्ता उदासीन हो सकते हैं और इस उदासीनता का असर पार्टी ने कभी कभी देखा भी है। करीब 1.5 दशकों तक पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता का स्वाद नहीं चख पाई थी। तो ऐसे में पार्टी के अंदर इस बात को लेकर के मंथन चल रहा है कि अगर भूपेंद्र चौधरी जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, जाट समाज से आते हैं, उनकी जगह किसको लाया जाए, किसके नेतृत्व में पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन में आगे जाए और 2027 में होने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उनको लड़ा जाए। और ऐसे बहुत सारे नाम है जो चर्चा में हैं, अलग अलग जातियों के। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण या वैश्य वर्ग के कुछ नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि इनको आगे लाया जा सकता है, पार्टी ला सकती है। दूसरी तरफ एससी और
ओबीसी दावेदार भी सामने हैं, क्योंकि पीडीए का जो नारा खासतौर पर विपक्षी जो समाजवादी पार्टी है उसकी तरफ से दिया गया, उस नारे को काउंटर करने के लिए बीजेपी पर दबाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो सवर्ण हैं, वो अपर कास्ट से आते हैं, एक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, और केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समाज से आते हैं। तो ऐसे में शेड्यूल कास्ट प्रदेश अध्यक्ष क्यों न बनाया जाए, या फिर ओबीसी एक बड़ा वर्ग जो वोट बैंक के तौर पर समाजवादी पार्टी जिसको अपने साथ देखती है, क्यों ना उस वर्ग से किसी अध्यक्ष को बनाया जाए। इस बात का विमर्श भी बीजेपी के अंदर खाने में लगातार चल रहा है। अब बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिन नामों की अगर चर्चा करें हम तो चल रही है, चाहे हरीश द्विवेदी हो जो बस्ती से सांसद रहे 2014 में, 2019 में, हालांकि वो 2024 में लोकसभा का चुनाव हार गए, इस वक्त असम के प्रभारी हैं, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संगठनात्मक बैकग्राउंड उनका रहा है। वो लगातार बहुत लंबे समय तक संगठन में काम करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर मंत्री भी रहे हैं संगठन के अंदर, और इस वक्त असम राज्य के प्रभारी भी हैं। उनका नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है। लेकिन ये समीकरण खासतौर पर क्योंकि मुख्यमंत्री पूर्वांचल से, डिप्टी सीएम दोनों पूर्वांचल और अवध से हैं, तो ऐसे में क्या प्रदेश अध्यक्ष भी पूर्वांचल से या सेंट्रल यूपी से हो जाएगा तो क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है। तो वो एक इनके प्रति निगेटिव बात है। लेकिन उनका संगठन में पकड़, संघ परिवार में उनकी पकड़, एबीवीपी में उनकी पकड़, कार्यकर्ताओं पर उनकी पकड़ उनको दावेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका दिलाती है। इसके अलावा बीएल वर्मा जो बहुत प्रमुख मंत्री हैं सरकार के, पिछली सरकार में भी मंत्री थे, इस सरकार में भी मंत्री हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन लोध समाज से आते हैं। और कल्याण सिंह के निधन के बाद लोध समाज पर पकड़ जो है वो पार्टी की कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, और वो इस बार के लोकसभा चुनाव में 2024 के देखने को मिला कि लोध समाज ने कई सारी जगहों पर समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन जो था उसके उम्मीदवारों को भी वोट किया। यहाँ तक कि कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह भी जो है वो एटा की संसदीय सीट से हार गए। तो चूंकि बीएल वर्मा संगठन से जुड़े रहे हैं, संघ से उनकी काफी नजदीकी रही है, संगठनात्मक दायित्वों पर वो रहे हैं, लोध समाज से आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, तो ये सारे समीकरण उनके साथ फिट बैठते दिखाई पड़ते हैं। इस तरीके से धर्मपाल लोधी जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पिछली सरकार में सिंचाई मंत्री थे योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में, दूसरी सरकार में उनको लाया गया फिर से पशुपालन मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री, कई सारे विभाग उनके पास अलग अलग तरीके से दिए गए थे। वो महत्वपूर्ण विभाग वो संभालते हैं, लेकिन खासतौर पर रुहेलखंड के इलाके में उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। वो कल्याण सिंह के भी एक दौर में बेहद नज़दीकी थे, लेकिन बीजेपी छोड़ करके नहीं गए, काफ़ी वफादार सिपाही हैं बीजेपी के, इसलिए एक बार फिर उनका नाम, एक बार फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले भी कई बार उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चर्चा में आया है, तो एक बार फिर वो चर्चा में कहीं ना कहीं आए हैं। इस तरीके से पंडित श्रीकांत शर्मा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, केंद्रीय नेतृत्व के बहुत चहेते लाडले नेता हैं, लगातार दूसरी बार वो मथुरा से चुनाव जीते हैं, बड़े मेजॉरिटी से 1 लाख वोटों से करीब चुनाव जीते। वो इस बार सरकार में मंत्री तो नहीं बन पाए, पिछली सरकार में वो ऊर्जा मंत्री थे, मंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से उनके पास हिमाचल प्रदेश का दायित्व केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है, तो उनका भी नाम चर्चा में है। इसके अलावा विजय बहादुर पाठक जो पार्टी के एमएलसी हैं दूसरी बार के, संगठनात्मक दायित्वों पर कई बार रहे हैं, महासचिव रहे हैं, उपाध्यक्ष के पद पर वर्तमान में हैं, कई राज्यों में उनको भूमिका दी गई, कई अलग अलग तरह के चुनाव और संगठनात्मक दायित्वों का निर्वहन करते रहे हैं। तेज तर्रार वक्ता हैं, प्रवक्ता के रूप में काफी महत्वपूर्ण छाप उन्होंने संगठन में छोड़ रखी है, और ऐसे में उनका नाम भी जो है वो काफी प्रबलता के साथ लिया जा रहा है। लेकिन इसी तरीके से संजीव बालियान जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम जाट समाज से आते हैं, तेज तर्रार नेता हैं, और पश्चिम पूरब का संतुलन साधने में कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, और उनका चुनाव हारना बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक था। और ऐसे में अगर भूपेंद्र चौधरी को हटाया जाए, उनका सरकार में समायोजन किया जाता है, तो जाट समाज से ही क्यों ना एक नेता लाया जाए, इस बात का विमर्श भी पार्टी के अंदर लगातार चल रहा है। विद्यासागर सोनकर एक बड़ा नाम है, पार्टी में बहुत पुराने नेता हैं, वो सांसद भी रहे हैं, वो विधान परिषद के सदस्य भी हैं, लेकिन वो अनुसूचित जाति से आते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासतौर पर जब मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पार्टी के खासतौर पर जो बीजेपी के अंदर लीडरशिप है, योगी आदित्यनाथ सवर्ण वर्ग से हैं, केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग से हैं, और इसी तरीके से ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समाज से, अगड़े समाज से आते हैं। ऐसे में शेड्यूल कास्ट का जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं स्थापित करना बीजेपी के लिए समीकरणों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि विद्यासागर सोनकर का सिक्का जो है वो चल जाए। इसी तरीके से रमाशंकर कठेरिया जो पहले आगरा के सांसद थे, केंद्र में
उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, मंत्री भी रह चुके थे, फिर SC कमीशन के चेयरमैन बनाए गए, इटावा के सांसद थे। इसी तरीके से अलग-अलग भूमिका उनकी रही। कई तरीके से संगठनात्मक तौर पर भी वो काम करते रहे। संघ और दूसरे और अनुषांगिक संगठनों में भी उनकी भूमिका रही। प्रोफेसर हैं आगरा यूनिवर्सिटी में, तो उनकी संगठनात्मक पकड़ अच्छी है। तो ऐसे में दलित समाज से अगर पार्टी को चयन करना पड़े तो ये 3-4 चेहरे पार्टी के सामने आते हैं। उसमें जो है बघेल, जो SP बघेल मंत्री रहे हैं, पहले वो हालांकि समाजवादी पार्टी और BSP में भी रह चुके हैं, तो उनका भी नाम आया। लेकिन ये लोग वो नहीं है जो पार्टी कैडर के साथ काम करते रहे हैं। तो पार्टी कैडर खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष बनाने में यूपी जैसे राज्य में पार्टी की प्राथमिकता होती है कि कैडर से जुड़े हुए नेता ही जो है सामने आए। रमाशंकर कठेरिया के अलावा अमरपाल मौर्य ये एक बड़ा नाम है, और अमरपाल मौर्य वो नेता है जिसको उभरता हुआ OBC लीडर के तौर पर बीजेपी में देखा जाता है। पार्टी में संगठनात्मक दायित्वों में महासचिव के तौर पर प्रदेश में, या उससे पहले मंत्री के तौर पर, और कई सारे अलग अलग दायित्वों का निर्वहन जो है वो अमरपाल करते रहे। हालांकि विधानसभा का चुनाव वो हार गए थे, लेकिन पार्टी ने उनको राज्यसभा का टिकट देकर के राज्यसभा भेजा है। अब इसे समझ सकते हैं कितना महत्व है। और OBC वोटरों को लामबंद करने के लिए, खासतौर पर नॉन यादव वोट बीजेपी के साथ कैसे लामबंद हो, चाहे वो मौर्य समाज हो, या फिर दूसरा कुर्मी समाज हो, कुशवाहा समाज हो, या और भी दूसरे ऐसे वोट बैंक हो, उनको किस तरीके से बीजेपी लामबंद कर पाए। तो ऐसे में इस तरह के चेहरों को भी महत्वपूर्ण जगह दी जा सकती है। और एक और नाम जो पार्टी में बार बार चर्चा में आता है कि अगर कोई नाम तय नहीं हुआ तो पंडित दिनेश शर्मा, जो पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM रह चुके थे, MLC थे पहले, अब वो राज्यसभा के सांसद भी हैं इस वक्त वर्तमान में, और काफी लोकप्रिय लखनऊ के इलाके में या प्रदेश में संगठन के तौर पर, क्योंकि उनका भी बैकग्राउंड अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, लखनऊ के मेयर कई बार रहे, काफी संगठन पर उनकी पकड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके काफी नजदीकी रिश्ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जब जब पार्टी ने बड़ा दायित्व दिया, चाहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर, या उनको सदस्यता अभियान जब 2014 के समय शुरू हुआ था, उसके प्रमुख के तौर पर जब बड़ा दायित्व उनको सौंपा गया, तो उस दायित्व का निर्वहन करने में वो पीछे नहीं छूटे। और शायद यही वजह रही कि पार्टी ने उनको उत्तर प्रदेश में डिप्टी CM के तौर पर जिम्मेदारी दी। अब उनको राज्यसभा का सांसद बनाया गया। ऐसे में पार्टी एक बार फिर उन पर दांव खेल सकती है। एक जो समीकरण जो बार बार समझ में आता है, और पार्टी ने जब जब निर्णय लिया वो कई बार कारगर रहा। आप देखिए 2014 में ब्राह्मण चेहरा यानी लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष थे। 2017 के चुनाव से पहले OBC चेहरा यानी केशव प्रसाद मौर्य जो है वो अध्यक्ष थे। 2019 के चुनाव में फिर एक ब्राह्मण चेहरा, लोकसभा का चुनाव था, महेंद्र पांडे जो है वो अध्यक्ष के तौर पर थे। और इसी तरीके से जब 2022 का चुनाव आया तो फिर OBC फेस यानी जो है वो दांव लगाया गया स्वतंत्र देव पटेल पर। स्वतंत्र देव सिंह कामयाब रहे, पार्टी जीत करके आई। लेकिन जैसे ही इस इक्वेशन में फेरबदल किया गया, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो अध्यक्ष थे वो OBC समाज से ही रह गए, जाट समाज से ही रह गए। ऐसे में पार्टी को वहाँ झटका मिल गया, और पार्टी पिछले लगभग एक दशक से जो मोमेंटम बना था पार्टी का, वो कहीं ना कहीं टूटा, पार्टी को नुकसान हुआ। यहाँ इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में NDA को पटकनी दी। तो ऐसे में जो एक लाइन थी, जो एक समीकरणों की लाइन थी, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हुई, और उसका खामियाजा बीजेपी और NDA को भुगतना पड़ा। तो ऐसे में क्या बीजेपी फिर से उसी लाइन पर जाएगी? ब्राह्मण OBC का जो एक मेल जोल है, लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण अध्यक्ष हो, विधानसभा चुनाव में OBC अध्यक्ष हो, तो ऐसे में एक बार फिर OBC पर दांव खेला जाए। चूंकि विधानसभा के चुनाव आगे हैं, लोकसभा के चुनाव तो 2029 में होने हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए अगले कुछ घंटों का इंतजार करना पड़ेगा, अगली कुछ बैठकों का इंतजार करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले अधिक से अधिक 1 दर्जन दिनों में या 20 दिनों के अंदर ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। जिलाध्यक्षों की सूची भी माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में सामने आ सकती है, और उसके बाद फिर बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया पूरी कर पाएगी।